नमस्ते मैम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ शुरू से ही। नमस्ते। और कुछ भी मेरे नमस्ते। से गलती होगा तो मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ मैम, मुझे क्षमा कर देना। और नहीं, सब ऐसे ऐसे मत बोलो। नहीं मैम, आप गुरु हो। और ऑडियंस, आप लोग को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब जानते हैं आज मेरे साथ गुरु मालती श्याम मैम। मैम से हम आज बहुत कुछ जानेंगे। टाइम बहुत शॉर्ट है। कम समय में जितना हो सके उतना जानेंगे। और जो भी है आप लोग मेरा ये कन्वर्सेशन देख रहे हैं, आप लोग बाद में यूट्यूब में मिलेगा। और हम एक बुक लिखेंगे, कोशिश कर रहे हैं जो 100 एपिसोड के बाद गुरु लोग का साथ मेरा जो डिस्कशन हो उसका ऊपर एक मैं बुक लिखूंगा। तो फ्यूचर में भी आप लोग को कभी जरूरत हो तो आप मेरे से ले सकते हैं। तो मैम, शुरू में आप बताइए, आपका एकदम बचपन का मतलब आपका जो डांस का जर्नी है कैसे है वो बहुत। अच्छा, सभी को सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और सुदीप कुमार घोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस अपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कि मैंने कुछ और एपिसोड्स आपके देखे, काफ़ी सभी लोगों ने इसमें जुड़े हैं। और जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, मुझे जब मैं छोटी सी थी, 11 साल की उम्र से मैंने एक्चुअली कथक केंद्र में अपने कथक की शुरुआत की। लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, अल्मोड़ा से हूँ, जो नेचर जिसकी सुंदरता है और चारों तरफ नेचर इतना सुंदर है, उसी में मुझे अपने नृत्य के एक उल्लास भरा रहता था। जो एक प्रॉपर नाच सीखना वो तो बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले मुझे संगीत और नृत्य दोनों ही मेरे मन के अंदर हमेशा एक उमंग भरी रहती थी। तो दिल्ली आना हुआ। उसके बाद मैं विधिवत सीखने शुरू हुई जब मैं 11 साल की थी। तो केंद्र में, कथक केंद्र में मेरी पहली गुरु श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी मुझे मिली। वहाँ मेरा मतलब इंटरव्यू हुआ। तो उस टाइम ज़्यादा कुछ आता नहीं था, तो इंटरव्यू हुआ और उसके साथ साथ मुझसे कहा कि एक गाना गा दो, तो गाना भी गा दिया, थोड़ा सा नाच दिया। उससे पहले कुछ आता नहीं था। लेकिन हाँ, संगीत और नृत्य का जो एक उल्लास वो बचपन से ही था। उसकी कोई एक मतलब तालीम नहीं थी, लेकिन एक अपने आप में था। और फिर कथक केंद्र में मेरी पहली गुरु श्रीमती रेबा विद्यार्थी जी से मैंने फाउंडेशन कोर्स शुरू किया, 5 साल का। तो दीदी ने मुझे बहुत प्यार से सिखाया, मतलब माँ की तरह प्यार दिया और बहुत अच्छे से सिखाया। तो हमारे करीब 3 से लेकर 7 बजे की क्लास होती थी। और 3 से लेकर 7 बजे मैं 5 साल लगातार करती रहती थी। तो उसी में एक एक चीज़ों पे बड़ा फोकस करके, ऐसा नहीं कहते हैं ना, वो जब कुम्हार भी जब मिट्टी को खूब अच्छे तरह से गूंथ लेते हैं तो उसके बाद उसका एक शेप बनता है। तो उसी तरह से दीदी का भी ये हमें सिखाने का एक तरीका था कि हमें हर तरह से वो ग्रेसफुली हमारे हस्तक हों, चाहे हमारे अंग हो या हमारे पैर हों, एक सलीका, एक डिसिप्लिन, एक एक भक्ति अपने नृत्य के प्रति। तो ये सारी चीज़ें जब बचपन में आपको मिलें तो वो आगे तक आप उसी को सोचते हुए आगे बढ़ते हो। वो मेरे हर मतलब नस नस में भर गई वो बात। तो उनका जो सिखाना था वो 5 साल बिल्कुल नॉन स्टॉप। और कथक के लिए मुझे ये लगता है कि या किसी भी डांसर, कोई भी डांस फॉर्म हो, और किसी भी डांसर के लिए उसको एक डिसिप्लिन में अगर बचपन से उसको वो जगह मिलती है, वो सही शिक्षा मिलती है, सही गुरु मिलता है, सही इंस्टीट्यूशन मिलता है, और जहाँ वो माहौल मिलता है, तो मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मुझे मिला,
तो इसके लिए मैं यही सोचती हूँ कि ईश्वर ने मुझ पर कृपा करी, और ईश्वर का ये था कि तुम्हें इसको सीखना है और तुम इतने अच्छे गुरुओं के पास चली जाओ बगैर कुछ मेहनत करे, और इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओ। तो दीदी के पास 5 साल लगातार हर चीज़ उस डिसिप्लिन की सीखी। उसके बाद फिर दीदी ही महाराज जी के पास, क्योंकि दोनों ही गुरु मेरे केंद्र में ही सिखाते थे। दीदी के क्लास के बाद महाराज जी के पास दीदी ले ही गई मुझे, हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा। महाराज जी को बोला भैया बोलती हैं, महाराज जी को बोल देती। तो हाथ मेरा महाराज जी के हाथ में दिया कि अब आपके सुपुर्द, अब आप इसको सिखाइए। और महाराज जी ने भी उतने ही प्यार से मुझे सिखाया। और दीदी के पास से जाने के बाद महाराज जी के पास सीखना अपने आप में एक मतलब क्या बताऊं, आंखें एकदम वो क्या बोलते हैं, ऐसा मैजिक महाराज जी को देखने से प्रभावित हुई। उनके नृत्य को, उनके गायन को, उनके कौन सा पक्ष नहीं है उनका, चाहे वो जब गाने लगते हैं तो उनके बारे में क्या कहूँ। तो महाराज जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से, और मुझे लगता है कि जब चारों तरफ से जो माहौल मिलता है और जब आप अपने गुरु को देखते हो इस रूप में, तो बहुत मतलब एक खजाने की तरह आपके पास चीजें इकट्ठी होती हैं। चाहे उनका बोलना है, चाहे उनका गाना है, चाहे उनका नृत्य हो, चाहे उनका विचार हो, सोच हो, या आप कुछ कंपोज कर रहे हो, वो कैसे करते हैं, पूरे टाइम आप उनको देख रहे हो। तो इस तरह से महाराज जी के पास मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। इसमें मैंने ऑनर्स किया और पोस्ट डिप्लोमा किया, और उसके बाद भी सीखती रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं रहा कि वो कोर्स कंप्लीट हुआ और उसके बाद वो चलता ही रहा। और इसके साथ साथ मैं एज ए प्रोडक्शन में, मैं जैसे महाराज जी की बहुत सारी नृत्य नाटिकाएं हुआ करती थी, तो उसमें मैंने काफ़ी क्योंकि जब स्टूडेंट मतलब अगर कोई स्टूडेंट इस लायक है या वो अच्छा है तो उसको ज़रूर ले लेते थे अपने प्रोडक्शन के अंदर। नृत्य नाटिका जितनी भी उनकी, बहुत सारे उन्होंने बनाए, बहुत सारे, हब्बा खातून, क्या बोलते हैं, कथा रघुनाथ की, बहुत सारे, पहले तो बड़े बड़े, और कृष्णायन, बहुत बहुत सारे, फिर छोटे छोटे कॉम्पोजिशन भी, लीलांगिका, अंग तरंग, घुंघरू तरंग, नाद गुंजन। मतलब महाराज जी ने इतने अपनी कोरियोग्राफी करी कि कौन क्या वाकई में क्या कर लेगा जो उन्होंने काम किया है। तो वो सब देखते देखते, वो सब करते करते, और साथ में मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ, तो हमारा रूटीन होता था, हम सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे से 7 बजे तक रियाज हो रहा है, उसके बाद योगा, योगा के बाद हम अपना थोड़ा कुछ खाते थे, उसके बाद हम 10 बजे क्लास चले जाते थे। 10 से लेकर 2-2:30 बजे तक हमारी क्लास होती थी। उसके बाद फिर हम थोड़ा देर के लिए जाते थे, बस किसी तरह से खा लें लंच, और फिर वापस हम प्रोडक्शन में आते थे। जो बैले चल रहे होते थे महाराज जी के, उसमें हम काम करते थे, और ये ऑलमोस्ट 6:30-7 बज जाते थे। उसके बाद हमारी क्लास होती थी फिर से, तो वो 7 से लेकर फिर से 9:30, 9-9:30 तक क्लास चलती थी। उसके बाद रूम में गए, थोड़ा खाना खाया और फिर सो गए। तो ये रूटीन जो था, मतलब कुछ और चीजों की फुर्सत ही नहीं है। बट एक एक बहुत अच्छी ये चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं एज एन आर्टिस्ट बनने के लिए, कि आपका इर्द गिर्द का, आपके आसपास का माहौल क्या है। तो कथा केंद्र में जब मैं रही, तो हॉस्टल में, जब फाउंडेशन के बाद में मैं ऑनर्स में आई, तो हॉस्टल में मैं रही। तो वो हॉस्टल में रहने से क्या है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे।
इधर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोई ना कोई प्ले चलता था, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म करते थे, तो मैं प्ले भी देखती थी। इधर कमानी ऑडिटोरियम, बड़े बड़े सिंगर, उनका गाना सुनना और फिर इंस्ट्रूमेंट सुनना। और इधर लाइब्रेरी थी तो अच्छी अच्छी बुक्स, इधर पेंटिंग, तो चारों तरफ जो है वो बड़ा अच्छा माहौल मिला, जिसके वजह से क्या है कि जहां भी देखा वहीं कुछ सुंदर चीज नजर आती रही। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा माहौल मिला, चारों तरफ रियाज चल रहा है, अच्छे अच्छे गुरु केंद्र में। और फिर हमारे कोर्स के अंदर जब हम ऑनर्स में आए तो सब चीज़ें होती थी, जैसे योगा हो गया, फिर हमारे लिए तबला भी हमारा सीखना ज़रूरी होता था, गाना सीखना ज़रूरी, एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनाना, और साथ में थियोरी। और पूरे टाइम मतलब हर चीज़ से हम जुड़े हुए थे। और इस तरह की रूटीन चलती रही। और उसके बाद फिर थोड़ा समय ऐसा आया, उसके बाद केंद्र में ही फिर एज एन रेपेट्री के अंदर एज एन डांसर मैं चुनी गई। और ये कह लो कि कथक केंद्र में मुझे आना था, कथक केंद्र में मुझे मेरा जीवन चलना था। और उसके बाद एज ए डांसर मैं काफ़ी साल रही। इसके साथ परफॉर्मेंसेस बहुत करती रही। महाराज जी मेरे गुरु जी के कोरियोग्राफी में फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन 1985 में बड़े बड़े आर्टिस्ट सब, और मैं ही सबसे छोटी थी जो मेरे लिए मतलब वो पहला टूर मेरे लिए मैं अपने गुरुजी के साथ देख रही हूँ, वो भी इतने ह्यूज लेवल पे। तो वो सब अपॉर्चुनिटी जो मिली वो बड़ी सुंदर रही जीवन में। और क्योंकि वो पहला था, उसके बाद तो ना जाने कितने बार हम गए, और फिर अपने आप से गए, एज ए सोलो गई, फिर उसके बाद एज ए कोरियोग्राफर मेरे अपने शागिर्दों के साथ मेरा जाना रहा। तो जर्नी इस तरह से चलती रही। और कुछ कुछ इस तरह के कार्यक्रम जो थे अपने गुरुजी के साथ परफॉर्म करने का जो आनंद रहा उनके। और सबसे छोटी थी उस टाइम, तो सब मेरे से बड़े थे, सीनियर थे, तो सब ध्यान रखते थे, बहुत प्यार करते थे। तो वो प्यार सम्मान सदा मिलता रहा। उसके बाद एज ए टीचिंग में मैं काफ़ी साल रही। फिर अभी मैं एज ए गुरु के पद पे केंद्र में कार्यरत हूँ। तो ये मेरी जर्नी इस तरह से रही, लेकिन अब अप्स एंड डाउन्स तो आते रहे क्योंकि लाइफ है। और कई बार ऐसे था जब हॉस्टल में पैसे वैसे होते नहीं थे। हाँ, आपको 400 रुपये मिलते थे शायद उस टाइम पर स्कॉलरशिप। तो बड़ी मतलब उसमें बड़ा मुश्किल से चलता था, पर 400 रुपये में चल जाता था। उसमें खाना भी है, उसमें कपड़े भी हैं, उसमें सब चीजें, मतलब उसमें हॉस्टल का किराया भी है, उसमें थोड़ा होता था। और इस तरह से चलाना पड़ता था वो बड़ा लेकिन ठीक है, वो भी जीवन का एक एक्सपीरियंस था। और जब कहते हैं ना कष्ट नहीं होंगे तो आप निखरेंगे कैसे, आप उन चीज़ों को समझेंगे कैसे, आप अपने आप को कैसे जब अच्छा मिलेगा तो उसको कैसे आप समझ पाएंगे कि वो बुरा वक्त था और ये अच्छा वक्त है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। और यही है। और मुझे यही लगता था कि भाई जो शिक्षा मैंने ली है वो मेरे गुरुओं ने इतने प्यार से दी है, तो मुझे भी अपने आने वाले जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको उस तरह से तालीम दूं जिस तरह से मैंने पाई, वो माहौल दूं, क्योंकि वो माहौल तो आज उनको नहीं मिल रहा है लेकिन मेरे थ्रू तो मिल सकता है। Yes. तो मैम आप ये जब दिल्ली में आए तब आपका उम्र कितना था, कितना साल में आपका मतलब कौन से ईयर में आप दिल्ली में आए? आ, देखो मैं 9 साल की थी, मगर 11 साल की उम्र में मैंने सीखना शुरू किया। हम्म, तो तब से अभी तक नाचना ही मेरा जीवन है। कथक मैं अपनी लाइफ समझती हूँ कि कथक ही मेरा जीवन है। और
बस एक साधना के रूप में मैंने इसको लिया है और उसे करती जा रही हूँ। तो मैम और आपका फैमिली में भी कोई था डांसर या सिंगर, या कोई नहीं था, आप ही मतलब एक ही है? एक्चुअली परिवार में मतलब मेरे कजन ब्रदर डांस में थे, लेकिन उनको वो एज ए वो भारतीय कला केंद्र में थे। उन्होंने मुझे जरूर इसमें कहा कि तुम यहाँ सीखो, तो कुछ ना कुछ एक लिंक बना मेरे इस नृत्य में आने का। और मतलब यही कह सोच सकती हूँ कि बुलावा आया है कि भाई कथक तुम्हें सीखना है। पर उमंग बचपन से ही वो नृत्य की थी, संगीत की थी, और गाने से बेहद ज्यादा मुझे ये रहा है, शौक रहा है। और अच्छे लिरिक्स, अच्छी बंदिशें, जैसे मैंने कई सारी चीज अगर परफॉर्म भी किया है तो मुझे जैसे गायकी की बंदिशें बहुत पसंद रही, तो मैंने ध्रुपद किया जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, और गायकी के सारे ही प्रकार मैंने ज्यादातर किए। ध्रुपद है, फिर ख्याल है, फिर ठुमरी, दादरा, कजरी, ये सब मुझे अच्छे लगते हैं। और तराने और तिरवट, चतुरंग, इन सब चीज़ों का मुझे बड़ा शौक रहा है, गायकी की चीज़ों का। तो मैंने अपने कॉम्पोजिशन में भी उनको डाला है इस तरह से। तो मैम आपने तो देश में विदेश में बहुत सारा जगह में परफॉर्मेंस किया है, तो कोई यादगार ऐसा परफॉर्मेंस है जो अभी तक आपको याद है? यादगार तो देखो हर परफॉर्मेंस यादगार रहती है। कभी कभी जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो और आपको कोई सामने से कहे, विदेश में वो भी ऐसा हुआ था साउथ अफ्रीका में, जब मैं मेरा अपना ग्रुप लेके गई थी, तो काफ़ी जगहों पे था, करीब काफ़ी सारी प्लेसेस पे किया था मैंने। डरबन, जोहान्सबर्ग, नाम तो बहुत सारे हैं, मतलब 1.5 महीना ऑलमोस्ट आईसीसीआर की तरफ से गई थी और बहुत अप्रिशिएट किया गया। और वहां मेरा एक पोस्टर बना था, तो कई जगह पे ऐसे कुछ कुछ जगहों पे हुआ, जैसे पोस्टर बना तो पूरे जगह पे पोस्टर लगे थे। एक जगह पे जब गई मैं कुछ कुछ तो उन्होंने कहा मैं जब नॉर्मल जाती हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही रहूंगी, पर जब डांस में उतरती हूँ तो शायद डिफरेंट लगता होगा। तो जब पोस्टर में, तो वो लेडी जो वहाँ थी, जो ग्रीन रूम में सब मैनेज कर रही थी, उन्होंने कहा हु इज डांसर। मैंने कहा मैं हूँ। तो बोले नो, दिस पोस्टर इज सो ब्यूटीफुल। एंड मैंने कहा मैं जब डांस में तैयार होंगी तो मैं ऐसे ही लगूंगी। तो एकदम, तो कुछ कुछ इस तरह की चीजें। और लास्ट में इस टूर पे एक चीज ऐसे हुई कि परफॉर्मेंस, जो लास्ट में मेरी परफॉर्मेंस हुई थी, मेरे ख्याल से डरबन में हुई थी या जोहान्सबर्ग में हुई थी। लास्ट में मेरे ही साइज के ऑलमोस्ट दो लकड़ी की मूर्ति बनाई थी एक मूर्तिकार ने। और जो मेरा लास्ट परफॉर्मेंस था, तो सब लोगों ने मुझे बोला, अरे ग्रीन रूम में 2 मूर्तियां रखी हैं, और वो कच्ची थी, कच्ची लकड़ी, मतलब वो ड्राई भी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा ये तो आप लग रही है। तो जो मेरा पोस्टर था उससे वो स्टैचू उन्होंने बनाया था। दो, एक तो इतना मतलब मेरे साइज की थी और एक थोड़ा छोटी। तो मैंने आराम से देखा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल पोस्टर को उतारा है इसने। तो मैं बहुत प्रभावित हुई, बहुत खुशी हुई मुझे। और परफॉर्मेंस के बाद मुझे उन्होंने वो ऑनर किया कि एक तो वहाँ की एम्बेसी में दिया, कॉन्सुलेट जनरल को दिया, और एक मुझे ये दी। तो मैंने कहा भाई ये तो मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है मेरी, तो भाई इसको मैं लेके जाऊंगी। तो फिर ये हुआ कि सामान बहुत लगे, ज्यादा हो जाएगा ये। मैंने कहा देखिए, आपने, आपकी कंट्री ने मुझे ऑनर किया है, तो अब ये भी ऑनर के रूप में मुझे छुटकारा दिया जाए, कि भाई छूट दी जाए कि आप ये मुझे ले जाने दें।
तो खैर उसका उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया और मुझे फिर मैं लेके आई अपने साथ कि मैं इसे याद के रूप में ले जाऊंगी। तो प्रोग्राम तो देखो बहुत कई जगह पे ऐसे होता है, और वहीं पर ऐसा हुआ था कि सामने ऑडियंस में बैठे और कोई ऐसा बोल दे, अब मुझे बोलना भी ठीक नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि अपनी तारीफ करना भी ठीक नहीं है। बोलिए। नहीं बोले अरे उनकी याद दिला दी, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने देखा था। मतलब मैं तो वो नहीं बन सकती हूँ, लेकिन पर अगर कोई ये कहे कि अरे आपने उनकी याद दिला दी, तो मेरे लिए शब्द निकालना भी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ऐसा हुआ। तो कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है, जब आप अपने नृत्य को करते हो आप अपने आप में डूब जाते हो, अगर आपको वो माहौल मिलता है। हालांकि ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन जब होता है तो फिर ऐसा होता है कि आप कहीं और ही होते हो। आप तब नहीं सोचते कौन बैठा है, कौन देख रहा है, या कोई ताली बजाएगा या कोई वाह वाह करेगा, आप उसमें अपने में लीन हो जाते हो। और वो जब लीनता होती है तो वो दूसरे तक पहुंचती है, और वो फिर वो मैजिक क्रिएट होता है। तो मैम ये आपने तो बहुत कोरियोग्राफी किया, तो कोई भी चीज कोरियोग्राफी करने के लिए क्या क्या मतलब चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तो बताइए। सबसे पहले तो देखो ये है कि कोई जो भी आप कॉन्सेप्ट सोचते हो, कोई भी थीम आप सोचते हो, उस थीम को बनाने के लिए आपको वो मटेरियल, मतलब अगर आप जैसे कुछ कुछ चीजें तो मैंने ऐसे भी ली हैं, वो अ, जैसे ज्यादातर मैंने गायकी की बंदिशों पे किया, तो वो क्या है कि जब मैं कुछ कंपोज करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि एक म्यूजिक की भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, और म्यूजिक एज ए कंपोजर अच्छा आपको मिलना चाहिए, जो आपकी भावनाओं को, जो आपका जो थॉट है, वो म्यूजिक, क्योंकि वो दोनों बराबर चलती है, क्योंकि आप सिर्फ शब्दों में तो नहीं खेल रहे हो ना, आप उसके साथ साथ मेलोडी भी जा रही है। तो बड़ा कठिन होता है कि जब आप कुछ सोच रहे हो और आपको एक अच्छा कंपोजर मिले, और बड़ा ये होता है कि आपको हम उम्र के, जैसे मैं हूं और मेरे एज ग्रुप में अगर कोई अच्छा कंपोजर मिले, ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको लगता है अरे उनसे कैसे बोलूं, है ना। तो कई सारी चीजें, तो इसलिए मैंने कई बार मुझे गायकी की कंपोजिशन अच्छी लगी, तो वो ट्रेडिशनल है, वो कोई भी करता है तो वो आप भी कर सकते हो, पर उसका ट्रीटमेंट बड़ा सुंदर, आप वैसा ही उसको रूप दें, और कथक को बड़े सुंदर ढंग से उसमें मैंने पिरोया है। पर कई सारी चीजें मैंने ऐसे करी हैं, जो कोई पोइट्री ले ली और फिर उसके साथ संगीत जोड़ा, और ऐसे बहुत सारी कॉम्पोजिशन भी मैंने करी। मैं कई बार बहुत सारी पोइट्री करी है, विद्यापति पे किया है, और अब मैं कई बार बोलती हूँ कि बुद्ध, एक समय मुझे ऐसे हुआ कि मैं बुद्धिस्ट फाउंडेशन से जुड़ी और उस पर ज्यादा काम करने लगी, तो मैं बुद्ध की लाइफ से बड़ा प्रभावित हुई, तो मैं पढ़ने लगी, और ज्यादा मुझे अच्छा लगने लगा, और उनके जीवन को जानने लगी कि दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है। ऐसे मैंने एक किया था अष्टांगिक मार्ग, और फिर एक मैंने धम्मपद से भी कुछ लाइन लेके उनके ऊपर मैंने कोरियोग्राफ किया, तो वो था गुणों के ऊपर। वो गुणी ह्यूमन वर्चू, जो अच्छे गुण, जिनको आप किसी सीमा में नहीं बांधते, मतलब अनगिनत गुण ऐसे। सो उस पर किया मैंने। तो अगर ये कॉन्सेप्ट जो कि टफ है, ज्यादा कठिन है, क्योंकि आप गुणों को कैसे दिखा सकोगे, तो उसमें था फूलों की सुगंध और इंसान का स्वभाव। फूल के समान कोमलता,
इंसान का स्वभाव। इस तरह से वो पूरा मैं बता देती हूँ कि जैसे एक फूल सुगंधित है, लचीला है, कोमल है, वो पूरे वन को सुगंधित करता है जहाँ पे वो है। इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो तो समाज को सुगंधित कर सकता है। इसी प्रकार बहुत सारे फूलों के मंच में से आप एक एक माला बनाते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति का स्वभाव या वो अपने कर्मों की, अच्छे कर्मों की माला बनाए तो ये समाज कितने उत्तम श्रेणी में जा सकता है। इसी तरह से चंदन चमेली की खुशबू एक हवा के बहाव में बहती है, मगर ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान का प्रकाश पूरे संसार में फैलता है। उसका ऐसा मीनिंग था। तो इस पर जब मैंने किया तो मुझे बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। और जब आप लोग भी कोई देखोगे उसको मतलब उसको इस तरह से मैंने किया है कि उसको सुन के और देख के जो शांति मिलती है, तो एक तो जो कॉन्सेप्ट आप करो उसमें बड़ा अगले तक जाना चाहिए। आप कभी कभी ये होता है कि आपने समझ लिया और आप ही समझ के उसमें, पर वो दूसरे तक नहीं पहुंचता है। तो बड़े डिटेल में आपको फील करना पड़ेगा कि उसकी जो अप्रोच है वो उस पर जाना जरूरी है। तो ऐसे मतलब ये थोड़ा कठिन था, अष्टांगिक मार्ग थोड़ा कठिन था, क्योंकि बुद्ध को नाचे कैसे भाई। तो मगर वो बड़ा सुंदर बना। और ऐसे बहुत सारे किए हैं, स्वप्न प्रिय, और बहुत सारे मुझे याद करने पड़ेंगे, काफी सारे किए। मैम आप तो बहुत स्टूडेंट सिखाते हैं, तो हमारा इंडिया में भी सिखा, बाहर में भी सीखे। हाँ तो यहाँ का स्टूडेंट बाहर का स्टूडेंट में क्या कुछ फर्क होता है क्या? मतलब आप जब देखो, सिखाते हो उसी समय धीरे धीरे में उनको या समझाएंगे तो वो आता है, लेकिन हाँ, इमोशन जितनी जल्दी हमारे वाले समझ लेते हैं, उनको थोड़ा सा अपने, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोच है, हमारा जो भावनाएं हैं, जैसे आप लैंग्वेज में भी देखोगे ना, इंग्लिश में जो एक कह दिया, मगर हमारे एक शब्द में कितने सारे उसके भावनाएं आपको दिखेंगी, है ना। तो वही है, वो फर्क है। लेकिन मैंने ये देखा कि करते 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 वो लोग इतना अपने आप को बना लेते हैं इसके करीब, बल्कि शुरुआत में ऐसे लगता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं कि मैंने देखा कि वो धीरे धीरे हिंदी सीखते हैं, क्योंकि आपको कोई अभिनय सीखने के लिए टेक्निकल कर लेते हैं वो, लेकिन एक्सप्रेशन के लिए उन्हें उस इमोशन को समझना पड़ेगा। या हम क्यों कह रहे हैं भाई, काहे रोकत डगरे प्यारे नंदलाल मेरे, अब वो कौन है नंदलाल, उनको उससे पहले उनको समझाना पड़ेगा, उस भावना को उनको पूरा समझाना पड़ेगा, पूरी फिलॉसफी उनको जानी पड़ेगी, तब जाके तो वो कर लेते हैं। ये बात है। लेकिन इंटेलिजेंट तो होते ही। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, रशियन या कह मैक्सिको से, या कहो अमेरिका से, कई सारे ऐसे हैं। तो देखा है धीरे 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 वो हिंदी भी सीखने लगते हैं और करते हैं, मैम मैंने डेडिकेटेड आपका होते कुछ हैं। डांस देखा हाँ है, ये मुझे, मैंने आपका कुछ डांस भी देखा, आपका क्लासेस का भी कुछ देखा। आपका टेक्निक थोड़ा, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा दूसरा टाइप का है, जो एक बॉडी में पोस्चर, मतलब एक स्टूडेंट को कौन सा पोस्चर करने से वो अच्छा लगता है, या म्यूजिक का साथ, बीट का साथ, या टेक्निकली स्टेज में खड़ा होने का बाद ऑडियंस का साथ कैसे फेस रखना है, आईज कैसे रखना है, पोस्चर कैसे रखना है, वो आप बहुत अच्छा तरीका से बारीकी से आप करते हैं, उसका बारे में हाँ थोड़ा बताइए। हाँ। देखो, हमारी शिक्षा भी ऐसे ही हुई है, इसलिए महाराज जी हमेशा जिस तरह का उनको स्टूडेंट मिलेगा वो उस तरह से सिखाते हैं। ऐसा नहीं, वो एक ही तरह का नहीं वो करते हैं। जैसा मेरा अंग कैसा है, मेरी अपनी एक बॉडी का किस प्रकार
दिखने में है तो वो ऐसे सिखाते थे, और जिसका मतलब कोई स्लिम ट्रिम है तो उसका कैसे वो तराशेंगे उसको। तो महाराज जी हमेशा इस तरह से ट्रेनिंग, तो वही चीज मुझे भी ऐसे लगता है कि अगर कोई थोड़ा सा हेवी बॉडी है तो उसको थोड़ा सा एंगल देना चाहिए। वो अगर सीधा खड़ा हो जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन हल्का सा वो यूं कर लेगा तो क्या है कि उससे शार्पनेस या मूवमेंट का तरीका या नृत्य का उसको कैसे देखना होगा, कैसे उसको अपने आप को खड़ा करना होगा। तो ये तो है, हर एक को उसकी बॉडी के हिसाब से उसको उसकी ट्रेनिंग होती है। और बाकी ये तो डिसिप्लिन तो शुरू से ही जब मैं सिखाती हूँ, और हमने भी सीखा कि जो शुरू में ही, नहीं तो क्या है कि अगर ये सब नहीं दोगे तो आपका पोस्चर सही नहीं बनेगा। आप नाच तो लोगे, स्पीडी नाच भी लोगे, लेकिन जो एक एक डिसिप्लिन में हर चीज जाने वाली होती, अगर आप उसके ऊपर स्पीड भी करोगे तो भी वो बड़ा खूबसूरत लगेगा और बिखरेगा नहीं। नहीं तो क्या होगा, आपने उसके डिसिप्लिन तो सीखे नहीं और आपने गति को पकड़ लिया और आप फड़फड़ाने लगते हो। तो इसलिए बहुत हम लोगों ने बड़े सुंदर ढंग से सीखा, और इस मामले में हम लोग लकी रहे जितने भी महाराज जी के स्टूडेंट हैं। और हमारी जो ट्रेनिंग है बहुत खूबसूरत हुई है, और इसीलिए मैंने कहा ना कि उसी को देखते हुए उन्होंने आंखों को वो दृष्टि दे दी कि कैसे देखना है। अब जब आप ऑडियंस के सामने भी जब होते तो आप में एक अलग सा नूर होना चाहिए अपने आप में, तभी तो जब आप अपने आप में इतनी एक ब्यूटी लेके चलेंगे तो अगले को ब्यूटी दिखेगी। आप यूं ही जाके खड़े हो जाएं तो आपको ही फील करना है कि आप में कुछ बात है। तो ये हमें हमेशा अपने गुरु में ऐसे दिखा कि वो जब खड़े हों तो हो ऐसे लगता है कि बस पोज बन गया, नृत्य सुंदर, वहीं से खड़े हैं तो वहीं हो गया, तो वो आंखों में आ गया। मैम हम देखते हैं कि लखनऊ में ज्यादातर कुंदन का ज्वेलरी यूज करता है, लेकिन दिल्ली में भी मैंने देखा बहुत मोती का ज्वेलरी यूज होता है। तो ये जो ज्वेलरी है उसका जो का परंपरा है, या हम जब छोटे थे तब हमने सुना था कथक में ब्रोकेट यूज होता है, कुंदन यूज होता है, सच या झूठ मुझे मालूम नहीं है, जो सुना देखो मैं देखो ये चीजें तो देखो क्या हुआ है कि नहीं, लखनऊ क्योंकि देखो अब कथक धीरे 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 कहते ना, मंदिर था, फिर उसके बाद दरबार में आया और आज मंच पे है, तो वो बदलाव भी आए हैं, तो चेंजेस तो आए हैं। तो कुंदन की ज्वेलरी ज्यादातर पहनते हैं, और जब हम जैसे तराना या हम जैसे कुछ क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, तराना हो गया, गजल हो गई, या इस तरह की, तो एक दरबार का भी असर उसमें रहा है। तो ज्वेलरी, कुंदन की ज्वेलरी लखनऊ और लखनऊ घराना या फिर इस तरह से ज्वेलरी का भी है कि वो तो पहनते थे। अब हम लोग उस, क्योंकि सुंदर भी तो लगना चाहिए, अब जितना जितना जिसका एस्थेटिक सेंस, जिसका अच्छा सोच कॉस्ट्यूम के प्रति भी, और क्योंकि वो ट्रेडिशनल भी लगे और आपके ऊपर सुंदर भी लगे, तो आपने क्या किया, कुंदन और मोती दोनों का कॉम्बिनेशन वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो दोनों चीजें आ गई, तो मोती तो अपने आप में हर समय चलती रही हैं, मोती तो सुंदर लगती है, और साथ में कुंदन भी रहा है, तो मोती और कुंदन का कॉम्बिनेशन हम लोग भी पहनते हैं, दिखने में अच्छा लगे, मैम रहे वो ये नहीं बड़े। मैं बोल रहा हूँ एक डांस मतलब कि 4 साल से या 3 साल से कोर्स करने से कोई ये नहीं, अभी लोग बोलते हैं कि हमने, हाँ हमको
सब कुछ आ गया, हमने सीख लिया, हमने 5 इयर्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया। लेकिन वो मुझे तो लगता है ये 5 का कोर्स या ये कई बार ना समझी मतलब होती है कि पेरेंट्स को भी लगता है अरे 4 साल सीख लिया, 5 साल सीख लिया, कोई अब अगर मैं कहूंगी कि भाई 15 साल पहले सीख लो तो लोग कहेंगे अब तो ये तो बहुत मुश्किल। नहीं, क्या होता है कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब आप 3 साल सीख लेंगे तब आपको खुद धीरे धीरे समझ में आएगा कि नहीं, कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म 3 साल से कोई डांसर नहीं बनता। मैं कह रही हूँ ना, हमारी ट्रेनिंग तो केंद्र में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ऑलमोस्ट 8 साल। अब तो पहले फाउंडेशन 5 साल था, अब हो गया 5। तो फाउंडेशन हो गया, फिर पास हो गया 3 साल, उसके बाद ऑनर्स हो गया 3 साल, उसके बाद पोस्ट डिप्लोमा हो गया 2 साल। कितने हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 इयर्स। उसके बाद आप एक अच्छे से डांसर, उसके बाद भी चलता रहता है, ऐसा नहीं कि आपकी उसको और तराशना है। आपको मेहनत करनी है, आपको रियाज तो लगातार करना है। आपको आप करते रहो। आप रियाज छोड़ दो 2 महीना तो आप साल भर पीछे चले जाओगे। तो वो तो करते ही रहना है। फिर अपने नृत्य को सुंदर बनाने के लिए आपको अपनी खोजबीन करनी चाहिए। आपको अच्छा नृत्य करने के लिए अच्छे संगत चाहिए, संगीत अच्छा चाहिए। और आपको अगर कुछ कोरियोग्राफ करना है कुछ, तो आपको पढ़ना है, आपको साहित्य अच्छा चाहिए, आपको कलर सेंस अच्छी होनी चाहिए, तो आप अच्छी पेंटिंग्स देखो, आप अच्छा सोच विचार रखो अपने नृत्य के प्रति, ताकि आप उसको और समृद्ध बना सके, सुंदर बना सके। मैम एक कथक डांसर के लिए मतलब क्या क्या जरूरी है? उसको प्रैक्टिस करना, रिवाज करना, और उसको मतलब क्या बोले मैं उसको मतलब जो मिनिमम कुछ फाउंडेशन है, अरे मुझे इतना करना ही पड़ेगा, मतलब कितना मतलब बेसिक है या देखो देखो जो पहले तो सही बात है कि सही गुरु, yes, क्योंकि आप जहां तालीम लेने जा रहे हैं आपको अच्छा सिखाने वाले होने चाहिए। तो एक वो, फिर एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है, और उसके साथ फिर आपका डिसिप्लिन कि आपको जब जो सिखाया जा रहा है आप उसमें लग जाइए। आप जितना सीख रहे हो उसके दुगुना अपने आप अकेले में रियाज कीजिए। यही एक तरीका है, रियाज के बगैर नहीं हो सकता। आप कितना भी आप सीख लें, अगर आपने रियाज नहीं किया आपने, क्योंकि इसमें तो हर चीज है ना, ये आपका फुटवर्क, आपका अंग, आपका एक्सप्रेशन, आपको हर चीज पे काम करना है। तो ये कोई भी अच्छा डांसर वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं, उसको धीरे धीरे मतलब उसको सीखते ही रहना पड़ेगा। अब हमारी अभी भी चल रही है शिक्षा, क्या हम आज नहीं सीख रहे? नए नए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है या हमें उस पर काम करना होता है, तो हम और सोचते हैं और बनाते हैं, और है ना, तो ये तो चलता ही रहेगा। अच्छा मैम, डांस करने के लिए हाइट का कुछ जरूरी होता है? जिससे थोड़ा हाइट होने में अच्छा हो, शॉर्ट हाइट होने से कथक खास करके। डांसरों में हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, क्योंकि महाराज जी के पास सारे ही शॉर्ट क्योंकि हम मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, और शाश्वती दीदी उनकी हाइट भी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, मगर बहुत ही सीनियर डिसाइपल महाराज जी की दुर्गा आर्या जी हैं, वो उनकी हाइट हमारी जैसी है, फिर और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत महाराज जी कहते थे हाँ इस हाइट में कथक बहुत सुंदर दिखता है। काजल शर्मा वो भी इसी हाइट की थी। औरों को भी देखो कथक में जो वाकई सुंदर डांसर हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी हाइट के हैं, पर लंबे हुए तो बहुत ही अच्छा,
लेकिन महाराज जी हमेशा ये कहते हैं हाँ इस हाइट पे कथक बड़ा सुंदर दिखता मैम बहुत डांसर है, मतलब मैंने देखा बहुत गांव में है या आउट कॉर्नर में बहुत सारे लोग डांस करने का बहुत मन है, शक है सीखने का, लेकिन चाहे फैमिली के लिए या आसपास के लिए लोग, मतलब मन होते हुए भी वो लोग सीखते नहीं है। या बहुत सारे कलाकार है सीखने के लिए, लेकिन उसका पास ना कम्युनिकेशन होता है ना पैसा होता है, मतलब दूर में आने के लिए या है। कोई अच्छी जगह में आने की सीखने के लिए। या आजकल तो लड़का डांसर बहुत कम है, मतलब बहुत ही कमते हो रहे, तो आप इसके लिए क्या सोचते हैं, मतलब आप क्या, आपका क्या राय है? देखो केंद्र में तो खैर काफी हम मैं जहाँ पर कथक केंद्र में हूँ, केंद्र में कथक बहुत है। केंद्र में काफी काफी हाँ। लड़के हैं जो क्योंकि एक्चुअली ये मेल डांस फॉर्म है कथक। शुरुआत में हमारे जितने गुरु लोग वो मतलब ये उनके पूरे 7 पीढ़ियों से यही चलता आया है, तो मेल डांस फॉर्म है। मगर आज भी केंद्र में काफी लड़के डांस सीखते हैं और मेरे पास ही करीब हाँ मेरे पास करीब अभी भी अतुल, प्रदीप, हाँ शमीक, ये लोग सब मतलब हैं, सबके पास लड़के वहाँ केंद्र में सीखते हैं। लेकिन हाँ और क्या पूछा था आपने? हमारे में वो मैम सीखने के लिए, लेकिन उसका पास ना हाँ कम्युनिकेशन है ना पैसा कम्युनिकेशन है। है। देखो एक बड़ी अच्छी चीज ये तो सही कहा, क्योंकि कई बार किसी की इच्छा होती है और आपको वो सुविधा नहीं मिलती है। आप जैसे मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया है स्पीक मैके के साथ। स्पीक मैके क्या करता है कि दूर दूर छोटी छोटी जगहों में भी, गांव में भी, छोटे छोटे स्कूल्स में वर्कशॉप कराता है और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कराता है। तो जब वो लोग बच्चे जब जिनने कभी देखा नहीं वो देखते हैं तो वो लोग ऐसे देखते ही रह जाते हैं और फिर सीखने की इच्छा करते हैं और उसके बाद उनके लिए वर्कशॉप भी की जाती है। ऐसे मैंने भी कई जगहों पर लिया है। तो कम से कम वो उस टाइम उसको एक बार सीखेंगे, देखेंगे, तो वो उसको आगे अपना सकेंगे और उनके लिए वो सुविधाएं निकल भी जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे वो जब उसको उसके साथ जुड़े रहेंगे तो स्कूलों के साथ, कॉलेजेस के साथ तो स्पीक में के जुड़ा है और ये बहुत अच्छा काम किया है स्पीक मेके ने। और इसमें मैंने भी काफी साल एक्सपीरियंस किया है, तो बहुत बहुत बच्चे इससे जुड़े हैं। और कई बच्चे ऐसे भी हुआ कि मैंने कहीं वर्कशॉप ली और वो थोड़ा सीखा और उसके बाद वो मुझे ढूंढते ढूंढते दिल्ली भी आए और पता किया और मेरे से सीखना शुरू किया और आज उसी से अपना जीवन भी चला रहे। मतलब उसी में अच्छे आपको एक जॉब मिल गई स्कूल में और आप कर रहे हैं और कथक ही सिखा रहे हैं। तो ये कि तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब इस एज में भी आके आपने वो कोशिश की। लेकिन वही है कि आप में वो पक्का मन बनाना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है तो हो सकता है। तो ऐसे मैंने कई जगहों पे ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे जब इच्छा करते हैं तो उनके लिए वो इंतजाम हो जाता है और धीरे धीरे जब बड़े हो जाएंगे तो फिर स्वयं उसकी कोशिश करेंगे। मैम आपका एक बात बहुत अच्छा लगा, आपने बोला कि स्टूडेंट लोग को भी अच्छे से सिखाना चाहिए और उसको भी तैयार करना चाहिए, जो अभी भी वो लोग बहुत कम करते हैं। लेकिन हमने बिल्कुल। थोड़ा बहुत देखा है, बहुत अच्छा अच्छा कलाकार है जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन उसको इतना क्या मौका नहीं मिलता है परफॉर्मेंस का या अपना डांस को आगे ले जाने का या उसको लेके लेके कुछ करने का। बहुत सारा प्रॉब्लम है। मतलब मैं ओपन मीडिया में बोल नहीं रहा हूँ, मैंने बहुत हम्म। थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन हम्म। जो सही टीचर है या जो सही ऑर्गेनाइजर है, जो सही डांस करते हैं या जो सही गाना गाते हैं, उसको मौका देना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया, पीछे थोड़ा पीआर देखते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको पहले कितना परफॉर्मेंस किया, क्या वो ग्रेड है। तो एग्जाम तो सब देते हैं लेकिन सब पास नहीं करते, उसका मतलब ये तो नहीं कि जिसने फेल किया वो भी बहुत बुरा है। हाँ, आज उसने फेल किया, शायद 2 साल का बाद वो भी अच्छा कलाकार बन सकते हैं, वो भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल।
हाँ, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, कला में एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, तो ये कला आगे बढ़ेगा। लेकिन बिल्कुल। बोल सब है, लेकिन करता नहीं है ऐसा। आपको क्या तो मानना? मैं ये समझती हूँ, देखो अगर कोई अच्छा कलाकार है, अच्छा डांसर है, तो सबसे बेसिक चीज तो यही है, उससे दूसरे के लिए भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप पॉजिटिव हो और आपका जो नृत्य है, आपकी जो कला है, तभी निखरती है कि जब आप उतना ही सम्मान, उतना ही प्यार औरों के लिए भी रखें। और ये होना चाहिए। बहुत सारे देखिए, और एक और चीज है, पीआर हो या कुछ हो, देखो मुझे भी कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन ईश्वर ने मुझे ये जरूर दिया। मुझे ऐसे लगता था कि जब सबका हो जाएगा तब तो मिलेगा, कोई बात नहीं, देर से मिले। अपने अपने काम को प्यार करना जरूरी है, अपने काम से प्रेम करना जरूरी है, और उसमें आप करते रहो, किसी ना किसी दिन अच्छे की भी तो जरूरत पड़ेगी भाई। अगर पीआर वाले ही आगे पीछे लगे रहेंगे, लेकिन अगर किसी की मेहनत में कोई मेहनत कर रहा है, वो कभी तो दिखेगा। और अगर वो दिखेगा तो मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं कि उसे नहीं देखना चाहे कोई, वो कहेंगे अरे अभी तक इसको क्यों नहीं देखा, इसको देखना है। तो मैं इस चीज पे हमेशा भरोसा करती रही हूँ। और अपने काम को सुंदर तराशते रहो, क्यों नहीं, कभी तो पड़ेगी भाई, कभी तो नजर पड़ेगी और आप सामने दिखोगे। अगर कुछ बुरे चल रहे हैं तो कुछ अच्छे की भी तो आवश्यकता है। तो चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे कोई कुछ भी हो, मुझे ऐसे लगता है कि एक ऑनेस्टी सबके अंदर होनी चाहिए। उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि कोई मेहनत कर रहा है, और उसको भी तो आगे कौन लाएगा। तो ये सबके ये एक अच्छा भाव होना चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक कोई कलाकार हो। और एक अच्छी सोच सबके अंदर होनी चाहिए, तब जाके ये कला बड़ी सुंदर आगे बढ़ेगी। मैम आपने बहुत अच्छा बोला कि सही गुरु चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सही हम्म। बात है, क्योंकि एक गाना है, गुरु बिना कैसे। तो गुरु हम्म। चुनने के लिए देखना पड़ता है कि गुरु, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत गुरु लोगों ने का साथ मैंने प्रणाम किया और ये किया, तो सबने यही बोलता है कि आप स्कूल में जब जाते हो तो आप चुनते हो कौन सा स्कूल अच्छा है, ये कौन से टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे गुरु भी, आप जब डांस सीखोगे, चाहे सिंगिंग हो चाहे डांसिंग हो, पहले आप देखो कि उस गुरु का मतलब। लेकिन और एक बात है, आजकल में मैं देखता हूँ सब टीचर तो स्टूडेंट को सिखाते हैं, लेकिन कोई प्रोग्राम हो या कोई प्रमोटिंग का बात हो तो ना अपना ही पास का जो है उन लोग को ही ज्यादा मतलब क्या बोलूं मैं उसको, प्रमोट उसको होता है। अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है। लेकिन जो सही, जो मैं एक गुरु हूँ, तो मेरा पास मेरा संतान भी जो है, मेरा स्टूडेंट भी वही समान है, कोई भेदभाव नहीं है। तो और भेदभाव कोई तो नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बस ये हो सकता है कि जब जब वो चुनाव करते हैं, तो या तो देखो गुरु को ये भी लग सकता है कि इस कॉम्पोजिशन में ये सही कर पाएगा, एक तो ये हो गया। तो उस हिसाब से तो ठीक लगता है, उस हिसाब से शागिर्द को भी लगेगा कि हाँ मेरे गुरु ने सही चुनाव किया, क्योंकि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है। लेकिन अगर ये है कि बार बार चाहे वो कर सकता नहीं कर सकता, तब भी वो टेढ़ा मेढ़ा, तब भी उसको अपॉर्चुनिटी दी जा रही, तो ये गलत है। फिर ये ठीक नहीं है, ये फिर वही वाली बात आ जाती कि पार्शलिटी कर रहे हैं आप, चाहे वो टेढ़ा है, तो ये तो उनकी कॉम्पोजिशन ही खराब हो रही है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए कि आपको जो लायक है और जो नहीं भी है, उसको उस लायक बनाएं आप, और समझाएं कि बेटा अभी तुम्हें टाइम लगेगा इसको पाने के लिए, इसलिए तुम अभी मेहनत करो। क्योंकि हर्ट नहीं होना चाहिए बच्चा। ये इस तरह से कोशिश होनी चाहिए कि जितने आपके बच्चे हैं आपके पास,
उनके मन में ये भाव ना आए, उनको ये समझ में आए कि अभी शायद उस कॉम्पोजिशन के लिए मैं तैयार नहीं हूं, इसलिए मेरे गुरु जी को लग रहा है इसमें नहीं ले। पर उसको गुरु का वो भाव पता चलना चाहिए, गुरु को बताना चाहिए कि बेटा इसलिए मैं ये इसमें नहीं ले रहे, तो वो होना चाहिए। मैम कला तो यूनिवर्सल है, मतलब किसी की जगह का कोई भी आदमी कुछ भी सीख सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन आजकल कोई कोई बोलता है ये कलाकार इसी घराना का ही या इसी फैमिली का या इसी देश का या इसी राज्य का ही होना चाहिए। मतलब ऐसे है, मैं ओपन मीडिया में नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो ऐसे जो है ना, हम कला को इसी देश का होना चाहिए या इसी फैमिली का ही कला है या इसी राज्य का ही है या इसी जगह का ही है। तो ये जो धीरे धीरे आ रहा है, तो ये क्या मतलब आगे जाके देखो, तो नहीं, कला तो कला है, हाँ। हम्म, वो किसी आज तो देखो, जो घराने वाले हैं वो तो घराने वाले कर ही नहीं, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन इसमें दे दिया वो भी तो इसी घराने में हो गए। तो कहने का मतलब है, अब हम शागिर्द हैं तो हम अपने गुरु के घराने से ही तो हुए। तो ऐसा मुझे ऐसे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। कला तभी विकसित होती है कि जब उसको फ्रीडम है, उसको किसी उसमें बांधना नहीं चाहिए। जो चल रहा है हर एक को चांस मिलना चाहिए, हर एक को जो इससे नहीं जुड़ा है लेकिन अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको वो जगह मिलनी चाहिए। अब जैसे मैं ही हूँ, मैंने बचपन से सीखा, अच्छे से ट्रेनिंग ली, सब कुछ, तो आज मैं जहाँ हूँ वो मेरे गुरुओं का कृपा है, आशीर्वाद है। और यही कहूँगी कि मतलब ये चीज़ देखने को नहीं मिली कि इस तरह से किया जाए। लेकिन कला को फ्रीडम, एक कलाकार को फ्रीडम होनी चाहिए और उसको अप्रिशिएट करा जाए कि अगर उसका कोई घराने से नहीं या वो उस फैमिली से नहीं, तो लेकिन क्योंकि उसकी मेहनत है और उसने मेहनत करी है तो उसको वो उसको ऑनर मिलना चाहिए, उसको मिलनी चाहिए वो खुशी। मैम बहुत कलाकार जो है, हम बोलते हैं एक दूसरे का साथ बात करेंगे या मिलजुल के रहना है, लेकिन ऐसे में भी मैंने देखा जैसे बहुत गुरु लोग का साथ या सीनियर स्टूडेंट का साथ या जूनियर का साथ भी मैं जब बात करता हूँ तो कोई कोई ऐसे होता है ना, बात नहीं करता है। जैसे सिर्फ मेरा बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे देखा कि कभी कभी होता है मैं बहुत बड़ा हूँ तो मैं इसका साथ क्यों बात करूँ, या कोई कोई हम्म। होता है मेरा तो बहुत फेम है, उसका बहुत, उसका कुछ नहीं है तो मैं इसका साथ क्यों बात करूं। ऐसे भी थोड़ा बहुत अभी है। जब तो ये होता तो आपके आपकी कला में भी वो गुण दिखने लगते हैं। जब आप ऐसे विचारों के होते हैं तो आपकी कला में भी वो मिठास, वो सरलता, वो सुंदरता नहीं रह जाती, वो अपने को ही दूषित करते हैं। मेरे तो दोनों ही गुरु ऐसे रहे। मेरे महाराज जी को देखो, किस मतलब ऐसे वो कलाकार, ऐसे वो कलाकार हैं कि महाराज जी उतने ही सरल हैं, उतने ही मतलब सबसे प्यार करते हैं, सबसे कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने शागिर्दों को ज्यादा दिया, शागिर्दों को बहुत बनाया। तो मैं तो उनकी शागिर्द हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा समझती हूँ, उनको देखा तो ये भाव नहीं आ सकता। और सबको एक नज़र से देखना, और क्या रखा है इन सब बातों में कि वो मेरे से छोटा है, मुझे उससे क्यों ये करना है, या वो है ना। इससे आप अगर किसी को प्यार करते हैं तो प्यार ही मिलेगा, जब आप नफरत करेंगे किसी तो नफरत मिलेगी। तो मेरे तो हमारे गुरु सभी से प्रेम करते हैं। और सिर्फ कथक से ही नहीं, दूसरे डांस फॉर्म के लोग कितना प्यार करते हैं महाराज जी को। इतने सरल, इतने महान, इतने गुणी। तो मैं सोचती हूँ जब वो कहते हैं कि मैं आज, अभी भी कहते हैं मैं एक शागिर्द हूँ, तो
तो हम लोग क्या कहें। तो ऐसे उनको देखें तो सीखें लोग, वो तो वृक्ष की तरह हैं। मैम अपकमिंग डांसर के लिए जो भी बहुत छोटा है डांस सीख रहे हैं, या कुछ पेरेंट्स लोग, बहुत बच्चा भी है बहुत सीखने का चाहते हैं लेकिन फैमिली से अलाउड नहीं करते, या कोई किसी का मम्मी राजी होता है तो पापा नहीं राजी होता है, किसी का मम्मी पापा राजी होता है तो फैमिली राजी नहीं होता है, या किसी को अच्छा से सीखते हैं 6 7 8 का बाद छुड़वा देते हैं। इस सब का बारे में कुछ मैसेज दीजिए ना, जो हम सब सुनना चाहते हैं। देखो, अगर किसी के अंदर कला है, कोई भी कला, तो उसको विकसित होने देना चाहिए, क्योंकि उसका रुझान उस तरफ है, वो उसमें कुछ अच्छा कर पाएगा। तो माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए, और जो साथ के लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक कलाकार कोई यूं ही नहीं बनता। अगर उसमें कोई गुण ऐसे हैं कला के, तो उसको रास्ता देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो तभी उस कला में अच्छा काम कर सकता है, उसी के अंदर वो कर पाएगा। अगर आप जबरदस्ती उसको कहोगे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या लॉयर बने, या कुछ बने, तो शायद उसका वो कसक रह जाएगी उसके अंदर, वो बार बार उससे अपने आप को मिला नहीं पाएगा। तो जिसमें भी उसको मन हो उसी में जाने देना चाहिए। और कभी क्या होता है कि आपकी इच्छा कलाकार बनने की नहीं है, माँ बाप की इच्छा होती है, तो वो भी एक बड़ा गड़बड़ है, कि माँ बाप चाहते हैं कि ये गायक बने या ये डांसर बने, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके मन में नहीं है। तो ये माँ बाप को पहचानना चाहिए मेरे बच्चे में क्या टैलेंट है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैम ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और कुछ भी मेरे से गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं। मैम, अच्छा लगा और मुझे। आपने मेरा बुलाने से आया इसलिए मैं आपको प्रणाम, और ऑडियंस को जो सबने देखा कमेंट्स किया सबको भी मेरा प्रणाम। और मैम का साथ मेरा जो इंटरव्यू है अभी जो नहीं देख पाया वो यूट्यूब में रहेगा, आप सब देख सकते हैं। और बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, आप अच्छे से रहिए। आगे मैं जरूर आपसे मिलूंगा दिल्ली, जब मैं आऊंगा जरूर आपसे मिलूंगा। जरूर जरूर, मेरा भी नमस्ते। और यही है, आप इस कार्यक्रम के द्वारा सभी देख रहे हैं और आप इतने समय से चला रहे हैं इसको, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।